हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ की हमारी जो हिस्ट्री है, बुक हमारी थर्ड है, इसका चैप्टर नंबर 12 है। यानी कि हम 12वां चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हमारी इस बुक का आखिरी चैप्टर है, यानी कि लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले के सारे चैप्टर ऑलरेडी बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो आप हमारा, क्लास ट्वेल्थ ईएसपी न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। यहाँ पे आपको क्या है, पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और हमारी लाइव क्लास या कोई भी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। वेबसाइट पे आप हमारे ज़रूर विजिट करें। वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, eklavyastudypoint.com ही हमारी वेबसाइट है। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है, उसके बाद आपके सामने ऐसा होम पेज आएगा। फिर आप यहाँ पे जो भी देखना चाहें, क्लास ट्वेल्थ में है, ट्वेल्थ में जा सकते हैं, अपने सब्जेक्ट में जा सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, क्विज सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आपके क्वेश्चन पेपर आते जाएंगे वैसे वैसे हम इसमें क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये बाकी चैप्टर से बिल्कुल अलग है। इसका हम थोड़ा सा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके बाद हम चैप्टर को आगे डिटेल में जानेंगे। अब यहाँ पे ये समझिए कि हमारा जो चैप्टर है संविधान का निर्माण, ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा संविधान जो है वो कैसे बना। हमने ये तो पढ़ रखा है कि संविधान बना 2 साल 11 महीने 18 दिन, इस तरीके की चीज़ें पढ़ी है। संविधान सभा थी, इसने बनाया उसने बनाया ये सब, लेकिन किसने संविधान सभा में किस मुद्दे पे क्या बहस करी वो हमें इस चैप्टर में मिलेगा। भाषा को लेकर क्या विवाद हुआ, ठीक है, या केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर क्या विवाद था, किसके क्या विचार थे, ठीक है, क्या चर्चा हुई, क्या बहस हुई, सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्टेटमेंट, किस व्यक्ति ने क्या कहा था, ये स्टेटमेंट इस चैप्टर के अंदर आएगी, आपको ये ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारत का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, हम पहले से जानते हैं। और देश के आकार और विविधता को अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ये संविधान जो है बनाया था हमारे संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत ना केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश था। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, भारत विशाल देश है, आप जानते हो, विविधता भी बहुत ज़्यादा, ये भी जानते हो, लेकिन उस समय हमारा देश पूरी तरीके से बिखरा हुआ था, क्योंकि देश को आज़ादी मिली थी और आज़ादी के मिलने के साथ ही हमारे देश का क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था, यानी विभाजन हो गया था। ठीक है, लोग सीमा पार जा रहे थे, उधर से लोग इधर आ रहे थे और बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। ठीक, लोगों को बहुत नुकसान हुआ था, त्रासदी हुई थी, हजारों लाखों लोगों की वहाँ पे जान चली गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में देखनी है। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पे आधारित और सावधानी पूर्वक निर्मित संविधान की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे देश में जो कंडीशन हो गई थी, जो सिचुएशन हो गई थी, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं हमको किस चीज़ की जरूरत थी, एक बड़ा संविधान हो, विशाल संविधान हो, बहुत ज़्यादा गहन विचार करके बनाया हो गया हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि संविधान में ऐसे प्रावधान रख दो, कल को कोई समस्या आए तो संविधान में वो प्रावधान ही ना मिले उस समस्या से रिलेटेड। तो बहुत गहन विचार विमर्श की जरूरत थी, सावधानी पूर्वक उसको बनाने की आवश्यकता थी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको बनाने में लगभग 3 साल लगा दिए। तो 3 साल में आप समझ सकते हो अच्छे से हर एक चीज़ पे चर्चा हुई होगी, तब जाके इन्होंने संविधान को बनाया होगा। ठीक है, हमारा संविधान जो है इसने अतीत और वर्तमान के जो घाव हैं, जो जख्म थे, उसमें मरहम लगाने का भी काम किया और अलग अलग वर्गों, जाति, समुदायों में जो बटे भारतीय थे, इनको एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में भी मदद करी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, मोटा मोटा आपको समझना है, समझ में आए ठीक है, ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा। आगे देखो, दूसरी ओर संविधान ने लंबे समय से जो चली आ रही ऊंच नीच की जो अधीनता थी, ठीक है, अधीनता की जो संस्कृति थी, इसमें लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का भी प्रयास किया। आपको पता है हमारे देश में ऊंच नीच लंबे समय से चली आ रही है, जिसको हम जाति प्रथा कहते हैं। कुछ जातियां ऊंची होती थी, कुछ जातियां नीची होती थी और उनके साथ भेदभाव होता था। और गुलामी की बात करें तो गुलामी लंबे समय से थी, 200 साल तक तो अंग्रेजों के गुलाम रहे, उससे पहले मुगलों के गुलाम रहे, तो गुलामी बहुत लंबे समय से थी। तो इन सारी चीज़ों को झेलते हुए कहीं ना कहीं हमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को अब विकसित करना था। ठीक है, फिर क्या होता है कि भारत
के संविधान को दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में बनाया गया था। ये मतलब टाइमिंग बता रखी है कि इससे इसके बीच में हमारा संविधान बना था। इस दौरान संविधान सभा में इसके लिए कई सारे मसविदे बनाए गए थे और उसका प्रारूप बनाया गया था और लंबी लंबी चर्चाएं हुई थी, एक एक टॉपिक पे बहुत चर्चाएं हुई थी, ठीक है। संविधान के कुल 11 सत्र हुए थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर इन सत्रों के बीच में क्या था, जो अलग अलग समिति होती थी, उप समिति होती थी, वो जो मसविदा होता था, ठीक है, उसको सुधारती थी, उसमें अगर कोई चीज़ कोई कमी होगी तो उसको ठीक करती थी। तो इस अध्याय में हम क्या करेंगे, संविधान के इतिहास और उसके निर्माण के दौरान जो गहन परिचर्चा हुई थी इसको हम देखेंगे, ठीक है। संविधान सभा होती थी हमारी, जिसमें 300 के करीब सदस्य थे, मोटा मोटा आप मान लीजिए। वैसे तो 389 होते थे, फिर मुस्लिम लीग चली गई थी, कुछ सदस्य अलग हो गए थे, तो इस तरीके से लास्ट में 299 के आसपास ही बचे थे, ठीक है। तो 300 मान लो मोटा मोटा कि 300 के करीब सदस्य थे, इन्होंने मिलकर संविधान बनाया था और चर्चाएं बहुत होती थी, ठीक है। तो यही सारी चीजें हमें देखनी है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ तक आपको बेसिक पता लगा होगा। अब पहला जो हमारी हेडिंग है हमारी बुक में वो है उथल पुथल का दौर। इसको समझते हैं, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, देखते हैं। देखिए, संविधान निर्माण से पहले के साल जो थे वो काफ़ी उथल पुथल वाले थे, ठीक है। ये उथल पुथल वाले क्यों थे, क्योंकि ये जो समय था ये महान आशाओं का क्षण था, ठीक है, और भीषण मोहभंग का भी क्षण था। यानी कि इस समय क्या था, लोगों के मन में महान आशाएं थी। आशाएं क्या थी कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, स्वाधीनता मिलेगी, ठीक है, हमारी अपनी सरकार होगी, बहुत सारी आशाएं लोगों के मन में थी। और भीषण मोहभंग भी हुआ, क्योंकि कई बार कई सारे आंदोलन होते जा रहे थे, कई आंदोलन असफल भी हो रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मोहभंग भी था, तो कई कई आशाएं भी थी। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हो गई हमारे साथ वो ये हो गई कि देश आज़ाद हुआ लेकिन देश बट गया। हमने कभी ये थोड़ी सोचा था, हम हमेशा से आज़ादी के सपने देखते थे कि अपना देश कभी ना कभी तो अंग्रेजों से आज़ाद होगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि देश आज़ाद भी होगा और उसके साथ साथ हमारे देश के टुकड़े भी हो जाएंगे, ठीक है, विभाजित भी हो जाएगा। फिर लोगों की स्मृति में, यानी लोगों की यादों में अभी 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, वो अभी जीवित था। लोग भूले थोड़ी थे। 1942 में तो आंदोलन हुआ था, 47 में देश आजाद हुआ, 5 साल हुए अभी तो इतने में कोई लोग भूल थोड़ी जाएंगे। सारी चीजें उनको याद थी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, जो कि ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन था। इसको जन आंदोलन कहा जाता है। जन आंदोलन क्यों, क्योंकि जनता ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी करी थी, ठीक है। फिर विदेशी सहायता से, सशस्त्र संघर्ष के जरिए से स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, ये क्या कर रहे थे, ये भी देश की आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे थे। अलग अलग देशों में जा रहे थे, वहाँ से भी प्रयास कर रहे थे। इन्होंने पूरा प्रयास करा कि देश को किस तरीके से आज़ाद किया जाए, और इन्होंने सेना बनाई, ठीक है, अलग अलग देशों से मदद भी मांगी। 1946 में बसंत में बंबई तथा अन्य शहरों में जो रॉयल इंडियन नेवी थी, ठीक है, इसके जो सिपाही थे, इन्होंने भी विद्रोह किया था। इसके विद्रोह को भी लोग बार बार याद करके आंदोलित हो जाते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके अंदर आंदोलन करने का एक मतलब जोश भर जाता था। तो लोगों की मन में कहीं ना कहीं सिपाहियों के प्रति, जो हमारे सैनिक थे, उनके प्रति इनके मन में सहानुभूति रहती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। अलग अलग जगह पे देखें तो मजदूर और किसान के आंदोलन हमारे देश में हो रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी, वो दोनों प्रमुख राजनीतिक दल जो है धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपस में समझौता करने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये नाकामयाब रहते थे। क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी, उसको अलग देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, और समझौता करने को तैयार नहीं थी। फिर क्या होता है, अगस्त 1946 में कलकत्ता में हिंसा शुरू होती है और उत्तर पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक दंगे फसाद चलते रहते हैं, हत्याएं चलती रहती हैं, ठीक है, बर्बर हिंसा होती है। बहुत बुरे लेवल पे लोगों का, आप ये कह सकते हो बड़े स्तर पे जनसंहार होता है, लोगों को मारा जाता है। इसी के साथ कहीं ना कहीं जब लगता है कि भाई कोई रास्ता नहीं बचा है, ठीक है, हुआ क्या था कि जो मुस्लिम लीग थी और जिन्ना थे, वो इस बात पे अड़ चुके थे कि हमको अलग देश चाहिए, हम आपकी संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, हमारा एक अलग पाकिस्तान बनाओ, हम वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। जब कांग्रेस ने इस बात को नहीं माना, उस समय की सरकार ने नहीं माना, तो उन्होंने मारकाट शुरू कर दी। जो डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने मनाया था, उसमें हिंदुओं को कलकत्ता में बहुत बुरे लेवल पे इन्होंने क्या करा था, जनसंहार किया था, हिंदुओं की हत्याएं करी थी। जब ये बहुत बड़े लेवल पे हो गया था, तो उसके बाद ये डिसाइड कर लिया गया था कि देश का विभाजन कर दिया जाएगा, ठीक है, एक ही रास्ता बचा था देश का विभाजन करने का, तो इन्होंने घोषणा कर दी थी।
और असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हुए थे। 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता दिवस था, इस पे आनंद और उम्मीद का माहौल तो था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में दुख भी था। खुशी थी इस बात की कि भाई देश आज़ाद हो गया, 200 साल तक गुलाम रहे अंग्रेजों के, लेकिन इस बात का दुख भी था कि हमारे इतने भाई लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, ठीक है, सीमा पार लोगों को जाना पड़ रहा है, देश का विभाजन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, तो इससे दुख भी था। और उस समय के लोगों को कभी भी ये दिन जो है ये भूलेगा नहीं। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमान और पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू और सिख थे, इनके लिए भी ये चुनाव का क्षण था कि हमें कहाँ जाना है, नहीं जाना है। कुछ ऐसे थे मुस्लिम जो यहीं पे रह गए, ऐसे ही कुछ हिंदू और सिख थे जो जिन्होंने डिसाइड करा कि हम पाकिस्तान में ही रह जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने, हिंदू और सिखों ने ये डिसाइड किया था कि वो पाकिस्तान में रह जाएंगे, आज वो लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, विभाजन होता है, फिर क्या होता है, करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे रिफ्यूजी बनकर। मुसलमान जो थे वो पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, तो हिंदू और सिख जो थे वो पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ आ रहे थे, ठीक है। ये आना जाना इनका चला था। बहुत सारे लोग ये तो थे, चले तो थे, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल तक ही नहीं पहुँच पाए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रास्ते में ही अपनी जान गंवा बैठे, ठीक है, वहीं पर वो मर गए, उन्होंने दम तोड़ दिया। नव स्वतंत्र राष्ट्र जो था भारत, जो नया नया आजाद हुआ था, इसके सामने इतनी गंभीर समस्या जो थी, ठीक है, ये तो थी, लेकिन एक समस्या और थी इसके सामने, वो थी देसी रियासतों की। हमने पॉलिटिकल साइंस की बुक में पढ़ा था ना कि जब देश आज़ाद हो गया था, बंटवारा हो गया था, ये सब तो हमने पढ़ा था, लेकिन देसी रियासतों की भी समस्या थी। हमारे भारत देश में छोटी बड़ी कई सारी छोटी रियासतें, बड़ी रियासतें होती थी। टोटल कुल मिला के कहा जाता है कि 565 रियासतें थी। रियासत का मतलब क्या होता था, ऐसा क्षेत्र होता था, वो छोटी भी रियासत हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। एक ऐसा क्षेत्र होता था जहाँ पे शासन जो होता था वो राजा महाराजाओं के द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। हालांकि ये राजा महाराजा भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के गुलाम ही होते थे, लेकिन फिर भी ये जो देश जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो ये चाह रहे थे, कुछ कुछ राजा महाराजा ऐसा चाह रहे थे कि उनका क्षेत्र अभी भी ऐसे ही रहे, पहले की तरह वो शासन करते रहे, ठीक है। यानी कि भारत से अलग रहने का वो सपना देख रहे थे। तो ये समस्या आ रही थी देसी रियासतों की। तो ब्रिटिश राज के दौरान भारत का लगभग 1/3 हिस्सा जो था वो इन रजवाड़ों से के कंट्रोल में था, इनसे घिरा हुआ था। अब अंग्रेजों ने तो भारत छोड़ा और इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई, क्योंकि अब ये राजा समझ नहीं पा रहे थे भारत में रहें या पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र रहें। इनके सामने एक अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। एक समकालीन प्रेषक, उस समय का कोई एक्सपर्ट रहा होगा, ठीक है, उसने ये कहा था कि कुछ राजा तो ऐसे थे जो टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र अपने अस्तित्व का कहीं ना कहीं सपना देख रहे थे। यानी जो भारत है, ठीक है, जो हमारा देश है, ये कहीं ना कहीं इसमें भारत देश में ही देख रहे थे कि हमारा अलग रियासत होगी, अलग रियासत होगी, अलग रियासत, यानी देश के अंदर ही स्वतंत्रता के ये सपने देख रहे थे, ठीक है। तो ऐसा भी था। अब बात करते हैं संविधान सभा की गठन का, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या समझा है, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने ये देखा कि किस प्रकार से देश के सामने समस्या आती है। विभाजन के दौरान लाखों लोगों को इधर उधर जाना पड़ता है, कई लोग रिफ्यूजी बन जाते हैं, कैंप में रहते हैं लंबे समय तक, ठीक है, कईयों की जान चली जाती है, ये हमने देखा। फिर हमने एक और चीज़ देखी कि किस प्रकार से ये जो रियासतों वाली समस्या आ रही थी, रियासतों को भी मिलाना था, कुछ सोच रहे थे कि भाई उनकी रियासत स्वतंत्र रहे। तो इसके बाद अगला टॉपिक आता है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा ही तो संविधान बनाएगी। क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान बनाया किसने, तो संविधान सभा ने मिलकर बनाया। संविधान सभा में 300 के करीब मेंबर थे, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी थी, ठीक है, तो इन्होंने मिलकर बनाया। तो संविधान सभा कैसे बनी, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो सार्वभौमिक मताधिकार पे नहीं हुआ था कि कोई भी व्यक्ति गया और वोट देकर आ गया। इस तरीके से इनको मेंबर को नहीं चुना गया था। हुआ क्या था कि 45 और 46 में, यानी 1945 एंड 46 में जो चुनाव हुए थे, प्रांतों के चुनाव, ठीक है, इसके बाद जो सांसद वगैरह बने थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था, ठीक है। यानी कि हमने नहीं चुना, हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है उन्होंने चुना था। और संविधान सभा में ज्यादातर जो लोग थे वो कांग्रेस के थे, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस उस समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो मोस्टली जो संविधान सभा के सदस्य थे वो सब कांग्रेस के ही थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि ये कहा जाता है कि देश की जनसंख्या जो थी उस जनसंख्या के हिसाब से प्रति 10 लाख व्यक्तियों पे, यानी 10 लाख व्यक्तियों पे एक कैंडिडेट को भेजा गया था, किसमें, संविधान सभा के अंदर, ठीक है। तो ये था। आगे देखो,
मुस्लिम लीग जो थी उसने तो बहिष्कार कर दिया था, वो कह रहे थे हम आपकी संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, और इन्होंने कहा था कि हमें एक अलग देश चाहिए पाकिस्तान, हम अपना अलग देश बनाएंगे, अलग संविधान बनाएंगे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। शुरू में समाजवादी, शुरू में जो समाजवादी थे और जो कम्युनिस्ट लोग थे वो भी संविधान सभा को नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो संविधान सभा है ना, ये अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था है, ठीक है, भारतीयों की नहीं, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई संस्था है, हम तो इसको नहीं मानते भाई। किसने कहा? समाजवादियों ने कहा। मुस्लिम लीग का अलग मुद्दा है, वो अलग देश चाह रहे हैं, लेकिन समाजवादी जो देश के थे उन्होंने इसमें ही रहने से मना कर दिया। फिर इन सभी कारणों से संविधान सभा के जो 82% सदस्य हैं वो कांग्रेस पार्टी के थे, यानी संविधान सभा के 82% जो मेंबर थे वो तो कांग्रेस से ही थे, ठीक है। परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एक मत नहीं थे। अब ये मत सोचना कि 82% सदस्य कांग्रेस के हैं तो फिर आसानी से कोई भी चीज पास हो जाएगी, नहीं। अब उन सदस्यों में भी आपस में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर विवाद होता था, ठीक है। जैसे कि कोई किसी मुद्दे पे सहमत है तो कोई दूसरा उस मुद्दे पे सहमत नहीं है, तो इनके बीच में मतभेद भी होते थे। आगे देखते हैं। कई कांग्रेसी जो थे वो समाजवाद जो है विचारधारा उससे प्रेरित थे, तो कुछ ऐसे थे जो जमींदारों के भी हिमायती होते थे, जमींदारी प्रथा के भी हिमायती थे, यानी कुछ समाजवादी भी थे, कुछ उससे अलग विचारधारा के भी थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के भी करीब थे, जो दंगे कराने वाले दल हैं, जो हिंदू मुस्लिम करने वाले दल थे, कुछ उसके भी करीब होते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो पक्के धर्मनिरपेक्ष होते थे, जो अपने आप को सेकुलर कहते थे। तो संविधान सभा में जो चर्चाएं होती थी, ठीक है, वो जनमत से भी प्रभावित होती, जनता के विचारों से भी प्रभावित होती थी। अब आप सोचोगे कि संविधान सभा के अंदर तो केवल संविधान सभा के मेंबर हैं, जनता थोड़ी है वहां पे, तो कैसे जनमत से प्रभावित होती थी? तो ये समझिए कैसे होती थी। जब संविधान सभा में किसी चीज पे बहस होती थी, चर्चा होती थी, तो वो पूरा का पूरा अखबार में छापा जाता था कि भाई इसने ये कहा, इसने ये कहा, इस मुद्दे पे बहस हुई, इसके विचार थे। तो लोग तो पढ़ते थे ना अखबारों को, लोग अखबारों को जब पढ़ते थे तो उनको पता लगता था भाई, तो फिर लोगों की भी राय ली जाती थी कि आप क्या चाहते हो, यस नो जो भी है, फिर लोगों की राय ली जाती थी, कहीं ना कहीं उनका सुझाव भी लिया जाता था, उसको भी माना जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा की जो भी चर्चाएं थी वो कहीं ना कहीं जनमत से क्या होती थी? प्रभावित होती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। जनता से सुझाव मांगे जाते थे। भाषाई अल्पसंख्यक जो थे, अब देखो लोगों की मांग क्या थी, कैसी कैसी डिमांड थी लोगों की, ठीक है, संविधान सभा में। तो देखो, जो भाषाई अल्पसंख्यक थे वो चाहते थे कि उनकी भाषा की रक्षा की जाए, ठीक है। जो धार्मिक अल्पसंख्यक थे वो अपने हितों की मांग कर रहे थे, करते थे। और जो दलित जाति के थे, यानी जिनके साथ भेदभाव होता था, जो निचली जाति से थे, वो मांग करते थे कि भाई हमें आरक्षण दे दिया जाए। तो इन सभी मुद्दों पे संविधान सभा में खूब चर्चा होती थी, बहस होती थी, ठीक है। अपने अपने मुद्दे जो नेता थे उसके, संविधान सभा के मेंबर थे, वो उसमें रखा करते थे मुद्दे। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा ना मुझे लगता है यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। जैसे कि ये पूरी की पूरी लिस्ट है कि कौन सा व्यक्ति किस समिति का अध्यक्ष था। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें से कोई भी एक देख लो, जैसे कि प्रारूप समिति, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, प्रांतीय समिति के वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से राज्य समिति के नेहरू हो जाते हैं, झंडा समिति के कौन थे अध्यक्ष? जेबी कृपलानी थे। तो इस तरीके से आपके पेपर में हो सकता है एमसीक्यू में कोई एक क्वेश्चन पूछ ले, तो इसको ना एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना पेपर से पहले, आप एक बार एनसीईआरटी में आप इसको रीड करके जाना है। आगे चलते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा मुख्य आवाजें। तो देखिए, वैसे तो हमारे 300 सदस्य के करीब मान लीजिए हमारे संविधान सभा में थे, और सभी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। अब हम ये बोले ना किसी एक व्यक्ति ने संविधान बनाया, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि 300 मेंबर थे, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। लेकिन फिर भी उसमें 3 सदस्य थे जो कि महत्वपूर्ण थे, जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। वो 3 सदस्य हो जाएंगे नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। इनका क्या काम था आगे हम देखेंगे। फिर इसके बाद जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनका सबसे मुख्य काम था, और भीमराव अंबेडकर के लिए के साथ काम करने वाले 2 व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये टोटल अगर हम देखें तो 6 सदस्य जो थे ये सबसे महत्वपूर्ण थे, और उसमें से शुरू के जो 3 सदस्य हैं ये कांग्रेस के थे, ये समझना अपने को, ठीक है। यानी कि 300 सदस्य के काम की वैल्यू थी, उसमें 6 सबसे मुख्य थे, 6 में से 3 कांग्रेस के थे और 3 ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम क्या करते हैं, एक एक का पढ़ते हैं कि भाई किसके क्या विचार थे, इसको थोड़ा देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे नेहरू जी की, तो नेहरू को समझते हैं। तो नेहरू जी ने ये प्रस्ताव पेश किया था कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, यानी हमारा जो झंडा है,
ठीक है, फ्लैग है वो केसरिया कलर की, उसमें एक पट्टी होगी, बीच में सफ़ेद होगा, ठीक है, हरे रंग की भी पट्टी होगी और तीनों बराबर चौड़ाई की पट्टी होंगी, इसको तिरंगा कहा जाएगा। इसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा, यानी हमारा तिरंगा ऐसा होगा जिसमें केसरिया रंग भी होगा, वाइट रंग भी होगा और यहाँ पे ग्रीन कलर भी है और तीनों बराबर हैं। बीच में आपका अशोक चक्र है, ठीक है, जो नीले रंग का होगा। तो ये ऐसा हमारा झंडा होगा। ये प्रस्ताव पेश किसने किया था? नेहरू जी ने। और क्या किया था आगे? नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम वल्लभ भाई पटेल की भी जिम्मेदारी को समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पटेल जी जो थे मुख्य रूप से पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। अब यहाँ पे पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण काम करने का मतलब ये मत सोच लेना कि कोई पर्दा लगा रखा था संविधान सभा में और वो पर्दे के पीछे बैठ के काम करते थे, ऐसा नहीं था। पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण काम करने का मतलब है कि वो, ठीक है, मतलब उनका महत्वपूर्ण काम था लेकिन वो पीछे खुलकर मतलब सारी चीज़ों में नहीं दिखेंगे, लेकिन उनका काम महत्वपूर्ण था। उन्होंने कई सारी जो रिपोर्टें थी उसका जो प्रारूप होता था वो लिखने का काम करते थे ये। और कई परस्पर विरोधी, मान लो दो लोगों के बीच में आपस में विरोध हो जाए तो उस विरोध को सुलझाने का, उसके बीच में सहमति बनाने का प्रयास करते थे, ठीक है। हर जगह ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, तो ये इनका महत्वपूर्ण रोल है, आपको याद रखना है। अगर अब मैं आगे बात करूं राजेंद्र प्रसाद जी की, तो इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको भी समझ लेते हैं। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। और सभा में चर्चा एक रचनात्मक दिशा में जाए, ठीक है, इस चीज का ये ध्यान रखते थे। सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, ठीक है, इन सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर बी आर अम्बेडकर की भूमिका को देखते हैं। बी आर अम्बेडकर जो हैं ये प्रख्यात विधिवेता यानी कानून के विशेषज्ञ थे, अर्थशास्त्री भी थे। ये सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। इन्होंने संविधान का जो प्रारूप समिति है, हमने पढ़ा था ना शुरू में कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो बी आर अम्बेडकर थे। ये याद रखना, हो सकता है आपके पेपर में 1 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर जो थे, आपको पता होगा अम्बेडकर कांग्रेस के कहीं ना कहीं विरोधी थे। कांग्रेस से उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी, गांधी से भी उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी, ठीक है। परंतु स्वतंत्रता के समय गांधी जी की सलाह पर उनको विधि मंत्री यानी कानून मंत्री का पद संभालने का न्योता मिला और उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे जिनका नाम था के एम मुंशी और कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। यहां पे हमने देखा था ना, तो ये वही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संविधान की दृष्टि, संविधान का नजरिया, इसको देखते हैं। तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने संविधान की सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, जो भारतीय संविधान के निर्माण में एक ऐतिहासिक कदम था। अब ये कैसे था, क्या मतलब था इसका उद्देश्य प्रस्ताव का, ये समझिए। तो ये प्रस्ताव जो था स्वतंत्र भारत का संविधान के मूल आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा था, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था एक ब्लूप्रिंट था, आप ऐसा समझ लो इसे, कि हमारा संविधान कैसा होगा, हमारे संविधान में क्या क्या होगा। जैसे हमारा संविधान में लोकतंत्र होगा, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता होगी, हमारे संविधान में सभी को समान अधिकार मिलेंगे, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जो मेन बातें हैं वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं उसकी रूपरेखा जो है उद्देश्य प्रस्ताव में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जो कि किसने पेश करा था ये याद रखना है, तो ये नेहरू जी ने पेश किया था। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव में सारी बातें हैं कि स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया, सभी नागरिकों को न्याय मिलेगा, समानता, स्वतंत्रता, इन सब का आश्वासन दिया गया, ठीक है। ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर लेना इसे। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे कि लोगों की इच्छा, लोगों का क्या मन था, क्या इच्छा थी, इसको देखते हैं। संविधान सभा के जो, हाँ ये याद रखना, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, कम्युनिस्ट, यानी संविधान सभा के जो कम्युनिस्ट मेंबर थे ये थे सोमनाथ लाहिड़ी। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, याद रखना इन्होंने क्या कहा था, इसको समझते हैं। सोमनाथ लाहिड़ी जो थे ये संविधान सभा को नहीं मानते थे, ठीक है। इनका कहना था कि संविधान सभा की चर्चाएं जो होती है उसमें इनको ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता है, यानी कि कहीं ना कहीं संविधान सभा में चर्चा तो हम कर रहे हैं लेकिन इसको चलाने वाला जो है वो अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य ही है, हम उनके सपनों को ही साकार कर रहे हैं, ऐसा इनको लगता था। इन्होंने संविधान सभा के सदस्यों
तथा आम भारतीयों से ये अपील की थी कि वो साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से अपने आप को पूरी तरीके से आज़ाद करें, क्योंकि ये संविधान सभा को भी सही नहीं मानते थे, इनको लगता था अंग्रेजों का ही सिस्टम है ये पूरा। फिर 1946-1947 में नेहरू की जो अंतरिम सरकार थी वो शासन चला रही थी, लेकिन उसका जो उस समय का जो कामकाज होता था वो सब जो वायसराय होते थे और लंदन में बैठी हुई जो ब्रिटिश सरकार होती थी उसकी देखरेख में ही इनको सब कुछ करना पड़ता था। इसीलिए क्या मानते थे कि हमारा देश अभी भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है, ऐसा इनको लगता था सोमनाथ लाहिरी को। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है, ठीक है, अंग्रेजों की बनाई हुई है और अंग्रेजों का जो प्लान है उसी को सफल कराने का काम कर रही है हमारी संविधान सभा। तो वो संविधान सभा को नहीं मान रहे थे, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे सोमनाथ लाहिरी का नाम आया ना, ऐसे आपके सामने बहुत सारे नाम आएंगे। किसने क्या स्टेटमेंट दी थी आपके पेपर में पूछा जाता है, तो सोमनाथ लाहिरी का बस याद रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनसे पूछा जाता है। आपको ये बताना है कि ये कहीं ना कहीं संविधान सभा को नहीं मानते थे, इनको लगता था कि संविधान सभा जो है वो अंग्रेजों की योजना को साकार कर रहा है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। आगे देखो, नेहरू ने इस बात को स्वीकार किया। ठीक है, वो कहते थे कि ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता जो हैं एक अलग प्रकार की संविधान सभा चाहते थे, यानी जैसी संविधान सभा ये है ऐसी नहीं चाहते थे। नेहरू ने इस चीज़ को स्वीकार करा, लेकिन नेहरू का कहना था कि सरकार जो होती है वो सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार बनती है जनता की इच्छा से। ठीक है, और यहाँ हमें जनता लेकर आई है, हमें जनता के दिलों में जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखकर अपने कार्य को पूरा करना है। लोगों ने जो स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया था, ठीक है, इसी दिन के लिए तो लिया था उन्होंने कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा संविधान होगा, हमारा देश स्वतंत्र होगा, हमारा शासन होगा, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन होगा। तो कहते हैं कि जनता ने जिस लिए आंदोलन किया था, इस दिन के लिए ही तो उन्होंने आंदोलन किया था। आगे क्या कहते हैं समझिए, कहते हैं जब 19वीं शताब्दी में आगे देखो, जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, तो वो भी तो सामाजिक न्याय का ही काम कर रहे थे ना, सामाजिक न्याय के लिए अलग जगा रहे थे लोगों में। फिर कहते हैं जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई, विवेकानंद जी ने धर्मों को और ज्यादा न्याय संगत बनाने का प्रयास किया, जब ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ने मजदूर और किसानों की आवाज उठाई, तो वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही तो जूझ रहे थे ना। तो हम भी तो जनता की भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं, हम संविधान बना रहे हैं देश के शासन के लिए, तो हम भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नेहरू का कहना था। नेहरू ने ये सारे एग्जाम्पल दे दिए कि ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है अधिकारों का निर्धारण। संविधान निर्माण के साथ साथ अधिकारों को लेकर भी संविधान सभा में बहस बहुत ज़्यादा हुई थी कि किसको क्या अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अपने भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा की बात कही थी और संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में जो समाई हुई आकांक्षाएं थी, यानी जनता के दिल में जो भी उनकी भावनाएं थी, उसको पूरा करने को कहा कि संविधान सभा क्या करेगी, उसको पूरा करेगी। आज़ादी जैसे ही नज़दीक थी वैसे ही अलग अलग समूह जो थे वो अलग अलग तरह से अपनी इच्छाएं व्यक्त करते थे। ठीक है, जिस पे बहुत बहसें चलती थी, बहुत बहस होती थी और चर्चाएं होती थी। इसके बाद एक समस्या थी पृथक निर्वाचिका। अब ये पृथक निर्वाचिका जो है ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने एक तरह से फूट डालने का सिस्टम करा था पृथक निर्वाचिका की बात करके। तो पृथक निर्वाचिका की समस्या को समझते हैं। तो पृथक निर्वाचिका भारतीय राजनीति में अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, उनको प्रतिनिधित्व देने का विशेष साधन था, जिसमें वो जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने समुदाय के प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। यानी कि चुनाव होगा तो अल्पसंख्यक वाली सीट पे अल्पसंख्यक ही चुनाव लड़ सकता है और वो लोग अल्पसंख्यक अपने ही कैंडिडेट को वोट देंगे, कुछ इस तरीके की व्यवस्था थी। तो ये व्यवस्था जो थी इस पर बहुत विवाद हुआ। ठीक है, और विभाजन के बाद भी भारत में इसको लेकर बहुत बहस चली। जो BR अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर, वो भी इसको चाहते थे। ठीक है, वो भी चाहते थे। तो अब ऐसे में क्या होता है, इस पृथक निर्वाचिका में बहस होती है तो लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक लोग वो होते हैं जो इसके पक्ष में होते हैं, कहते हैं हाँ भाई पृथक निर्वाचिका होना ही चाहिए। तो दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो इसका विरोध करते हैं, यानी कि जो इसके विपक्ष में होते हैं। तो दोनों तरह के लोगों के बीच में खूब बहस चलती है, पक्ष वालों के और विपक्ष वालों की। तो सबसे हम पहले हम किसको देखेंगे, जो पक्ष में थे, उन्होंने क्या कहा उसको देखेंगे।
चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे दूसरा व्यक्ति आ गया बी पोकर बहादुर। नाम याद रखना, किसने क्या कहा था, स्टेटमेंट ये याद रखनी है। तो ये जो बहादुर हैं इन्होंने 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कहा था कि अल्पसंख्यक के अधिकार और उनकी आवाज को सुनने के लिए पृथक निर्वाचिका आवश्यक है। यानी ये पृथक निर्वाचिका को सपोर्ट कर रहे हैं। और इन्होंने क्या तर्क दिया ये समझिए, कहते हैं कि मुसलमानों की समस्याओं और आवश्यकताओं को कोई गैर मुसलमान सही तरीके से नहीं समझ सकता, यानी मुसलमान की समस्या को मुसलमान ही समझ सकता है। फिर कहते हैं कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं सार्थक प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी, एक सही प्रतिनिधित्व मिल पाएगा और ये उनके आत्मसम्मान और शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो इन्होंने उसके पक्ष में ऐसे ऐसे पॉइंट बता दिए, लेकिन बाद में इसका बहुत विरोध हुआ क्योंकि पृथक निर्वाचिका सही नहीं थी। आगे देखो, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करें तो अल्पसंख्यक को एक राजनीतिक संरचना चाहिए जिसमें बिना भेदभाव के वो अपनी जिंदगी आसानी से जी सके, सुरक्षित रहे। ठीक है, यही तो चाहिए था। फिर अब देखो, ये तो पक्ष वाला हो गया। अब विपक्ष यानी जो इसका विरोध में तर्क है उसको समझते हैं। राष्ट्रवादी जो थे ना, जो नेशनलिज्म की भावना रखते थे, उनको ऐसा लगा कि जो पृथक निर्वाचिका है ये अंग्रेज सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति है। अंग्रेज यही तो करते थे, आपस में लड़ाते थे। तो अगर अब पृथक निर्वाचिका की बात करते हैं तो देश टूटेगा इससे, ये बात सही थी। ठीक है, तो आरवी धुलेकर ने इसे अंग्रेजों का षड्यंत्र बताया था। किसने क्या बताया था, नाम याद रखना, धुलेकर। धुलेकर भाषा वाला जब हम पढ़ेंगे ना इसी चैप्टर में, वहां पे भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने बताया तो अंग्रेजों का षड्यंत्र है। ठीक है, ये आदत अल्पसंख्यकों को भ्रमित करती है, यानी उनको कहीं ना कहीं भड़काती है। पटेल ने क्या कहा था ये याद रखना, सरदार पटेल कहते हैं कि पृथक निर्वाचिका विष है, यानी कि जहर है जिससे समाज को बांटा जाएगा। ठीक है, इससे समाज बढ़ता है, उनके बीच में खून खराबा होता है और विभाजन का कारण बनता है। यानी कि जो ज़्यादातर लोग थे वो इस चीज़ को सही नहीं मानते थे। बी.आर. अम्बेडकर इसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गांधी हो गए या पटेल हो गए या धुलेकर हो गए, ठीक है, या अन्य राष्ट्रवादी हो गए, वो इसको बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। और ये सही भी था, इसको मानना भी नहीं था, क्योंकि अगर इस चीज़ को करते तो कहीं ना कहीं ये नुकसान देती आगे। ठीक है, आगे देखो, फिर राष्ट्रीय एकता के प्रभाव पे देखते हैं। जो जीबी पंत हैं, जिसको गोविंद वल्लभ पंत कहा जाता है, इनका क्या मानना था इसको देखते हैं। ये कहते हैं कि पृथक निर्वाचिका जो है अल्पसंख्यकों को अलग थलग कर देगी और उनकी शक्ति को कमजोर करेगी कहीं ना कहीं। उनका तर्क था कि राष्ट्र की एकता के लिए सभी नागरिकों को समान रूप से राज्य का हिस्सा बनना चाहिए। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि अगर मान लो अल्पसंख्यक कहेंगे भाई हम तो मुस्लिमों को, मुस्लिम कहेगा हम तो बस मुस्लिम को ही वोट देंगे, एससी कहेगा हम एससी को ही वोट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देश में क्या होगा, विभाजन हो जाएगा। तो ये चीज सही नहीं थी। आत्मघाती मांग, पृथक निर्वाचिका से निष्ठाएं विभाजित होंगी, अल्पसंख्यकों जो है उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बजाय अलग थलग कर देगी। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में एक सामंजस्य जो बना हुआ है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मुसलमानों में मतभेद, सभी मुसलमान जो थे वो पृथक निर्वाचिका के पक्ष में नहीं थे, कुछ इसको सपोर्ट भी कर रहे थे, कुछ इसके खिलाफ भी थे। बेगम एजाज रसूल ने इसे आत्मघाती बताया था। उन्होंने कहा था कि इससे मुसलमान जो है बहुसंख्यक समुदाय से कट जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। तो देखो, कुछ लोगों ने इसके पक्ष में समर्थन किया तो कुछ लोग इसके विरोध में, ज्यादातर लोग इसके विरोध में थे। आगे देखते हैं, केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। अब हम बात करेंगे एनजी रंगा के। एनजी रंगा के कुछ विचार को समझेंगे। ठीक है, एनजी रंगा कौन थे, ये किसान आंदोलन के नेता रहे हैं और ये समाजवादी थे। ठीक है, कम्युनिस्ट विचारधारा से भी कहीं ना कहीं प्रभावित थे, समाजवादी भी थे। तो देखते हैं, एनजी रंगा ने अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या, इन्होंने अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या कही आर्थिक स्तर पे होनी चाहिए। ठीक है, आर्थिक स्तर पे ये कहते हैं कि असली अल्पसंख्यक जो हैं वो हैं गरीब लोग और दबे कुचले लोग। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिया जा रहा है, सबको कानूनी अधिकार दिया जा रहा है, इस बात का इन्होंने स्वागत करा। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम संविधान में बना तो दे कानून लेकिन उसको लागू ना किया जा सके। तो ये कहते हैं कि इन्होंने इसकी सीमाएं भी बताई, कि इन्होंने कहा कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं होगा तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं रहेगा। वही बात हो जाएगी ना कि हमारे कानून तो बहुत सारे बने हैं लेकिन वो कागजों तक सीमित हैं, उसको जमीन पे उतारा नहीं जाता है, उसको उस तरीके से यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं,
कहते हैं कि भाई अब उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार का अधिकार है। अब वो सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। ठीक है, उनके पास नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। ये जरूरी था ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए, ठीक है, जहां संविधान के द्वारा सभी को अधिकार मिले। ठीक है, सभी जनता में जितने भी लोग हैं सबको अधिकार मिले, ये जरूरी भी था। आगे कहते हैं रंगा कि उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए, यानी ये लोगों की तरफ कह रहे हैं, अल्पसंख्यकों की तरफ कह रहे हैं कि उनको सहारों की जरूरत है, उनको एक सीढ़ी चाहिए। रंगा ने आम जनता और संविधान में उसके प्रतिनिधित्व का दावा करने वालों के बीच में मौजूद जो विशाल खाई थी उसके बारे में भी ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। उन्होंने पूछा हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, अपने देश में आज अपने देश की आम जनता जो है वो इसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस जनता का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भाई जो संविधान सभा में थे वो एक तरह से ऊंचे नेता थे, बड़े नेता थे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में उतने नहीं घुले मिले थे। तो यही वही कह रहे हैं कि हम आज के समय में आम जनता जैसे नहीं हैं, हम उनके हैं और उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, इसमें कुछ समय लग सकता है और तब तक हम यहाँ उनके ट्रस्टी हैं। ठीक है, हम उनके ट्रस्टी बन के उनकी हिमायत के लिए काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक भेदभाव जो था वो बताने की कोशिश की है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जयपाल सिंह। अब मुझे जयपाल सिंह की इमेज नहीं मिली तो मैंने ये लगा दिया, अब इन्हें जयपाल सिंह मान लीजिए। जयपाल सिंह, अभी हमने क्या पढ़ा, एनजी रंगा के क्या विचार थे, अब जयपाल सिंह के विचार पढ़ते हैं। जयपाल सिंह जो थे बहुत अच्छे वक्ता थे, यानी बहुत अच्छा बोलते थे, और ये कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के नेता हैं, आदिवासी समाज की बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है समझिए। कहते हैं कि एक आदिवासी होने के नाते मुझसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगी को अच्छे से समझता होऊंगा, लेकिन मेरा जो दिमाग है, मेरा जो विवेक है, वो कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पे चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया तो वो मेरा समूह है। मेरे लोग पिछले 6000 साल से अपमानित होते आ रहे हैं, उनके साथ हमेशा अपमान उनका किया जा रहा है, उनकी उपेक्षा की जा रही है, यानी आदिवासियों की बात कर रहे हैं ये। कहते हैं हमारे लोगों के साथ हमेशा से क्या होता आ रहा है, भेदभाव होता आ रहा है। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं ये समझिए। कहते हैं मेरे समाज का पूरा इतिहास जो है भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास रहा है। कहते हैं कि भाई देखो, जो आदिवासी लोग हैं उनको मूल निवासी माना जाता है भारत का, बाहर से लोग आए, उन्होंने इनके अधिकारों को छीना, कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाया, वही यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, फिर जिसके बीच में जब तब विद्रोह और अव्यवस्था भी फैली, इसके बावजूद मैं पंडित नेहरू, मतलब कहते हैं कि हमारे साथ इतना इतना गलत हुआ है पिछले 6000 सालों में, लेकिन फिर भी मैं पंडित नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूं। मैं आप सबके इस संकल्प का विश्वास करता हूं कि अब हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारा देश आज़ाद हो गया है। हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है वो आगे नहीं होगा, आगे सबको अवसरों में समानता होनी चाहिए। ठीक है, सबको समानता मिलेगी, किसी के साथ किसी को इग्नोर नहीं किया जाएगा, किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो मैं नेहरू के साथ हूं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, आगे देखो। आगे जयपाल सिंह कहते हैं कि आदिवासियों की सुरक्षा और उन्हें आम आबादी के स्तर पर लाने की जरूरी परिस्थितियां रचने की आवश्यकता है, यानी एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जिसमें आदिवासी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, लोगों के बराबर का महसूस करें। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है। ये बिल्कुल ये मत समझना कि आदिवासी हैं वो संख्या में कम होते हैं, संख्या उनकी अच्छी खासी थी, वो अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कल्चर अलग था। ठीक है, उनके साथ भेदभाव होता था, वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए थे, इसीलिए कहते हैं कि उनको संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, उन्हें वहां से बेदखल किया गया है। आदिवासियों को कहां से बेदखल किया गया है, जहां पे वो रहते थे। कहां पे रहते थे भाई, ये जंगल में रहते थे, और अंग्रेजों ने कैसा कानून बना दिया था कि अब ये जंगल में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, उन्हें जंगलों से और चरागाहों से वंचित कर दिया, यानी वहां से भगा दिया गया। उन्हें नए घरों की तलाश में भागने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज भी उनको जो बाकी समाज है वो कहीं ना कहीं आदिम मानता है, पिछड़ा हुआ मानता है, तो बाकी समाज भी उनको मतलब एक गलत नजरिए से देखता है। ठीक है, इसलिए तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ बहुत भेदभाव होता है। आगे देखो जयपाल क्या कहते हैं। जयपाल ने आदिवासी और शेष समाज के बीच में जो अंतर है
उसको खत्म करने की बात करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि ये अंतर खत्म किया जाना चाहिए। कहते हैं कि हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए, आप हमसे मेल जोल बढ़ाओ, हमें भी अपना जैसा मानो, हमें उस नज़रिए से मत देखो कि हम आदिम हैं, हम पिछड़े हुए हैं, हम मतलब निचले स्तर का हमें ना समझिए, हमें अपने बराबर का मानिए। ऐसा कौन कह रहा है? जयपाल कह रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग समूहों की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से संविधान सभा में ये चर्चा हुई थी और सबके लिए कानून बनाए गए थे। ठीक है, आगे देखो, जयपाल सिंह जो थे वो पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि विधायिका में आदिवासी को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीट जो होती है उसमें आरक्षण देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब अगर इनको आरक्षण होगा तो इनका कैंडिडेट वहां पे जीत कर जाएगा, तो अपने आदिवासी समाज के लिए आवाज उठाएगा, आदिवासी समाज के साथ जो गलत होता है कानून बनवाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए आरक्षण ये चाहते थे सीटों में। आगे देखो, हमें हजारों साल तक दबाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, इन्होंने दमित जाति, ठीक है, दमित जाति के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग करी, यानी ये पृथक निर्वाचिका के सपोर्ट में थे। लेकिन गांधी जी ने इस चीज का विरोध करा। उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि ऐसा करने से जो ये समुदाय है ना, ये परमानेंटली से समाज से पूरी तरीके से कट जाएगा। और गांधी जी का कहना यहाँ पे सही भी था। फिर दमित जाति है, दमित जाति जिनके साथ भेदभाव होता था, जो निचली जाति होती थी, अछूत जिसको समझा जाता था, इन्होंने दमित जातियों से आग्रह जो सदस्य थे उनसे आग्रह किया कि जो अस्पृश्य हैं, जो अछूत हैं, इनकी समस्याओं को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए से हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनकी अपंगता के पीछे जाति विभाजित समाज के सामाजिक कायदे कानून है। ठीक है, क्योंकि लोगों के मन में है, लोग उनको नीची जाति का समझते हैं, लोग उनको निचला समझते हैं, उनको छूने से डरते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब उनको घृणित समझते हैं। तो कहते हैं कि लोगों के दिमाग में जो है ना उसको दूर करना पड़ेगा, केवल कानून बना देने से ऐसा नहीं होगा। आप देखो, कानून, एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ, आपको पता है कानून में तो सबको समानता की बात की गई है, लेकिन आज के समय में भी शहरों में तो शायद जाति प्रथा आपको ना दिखती हो, पर गाँव वगैरह जो है और जो ज़्यादा पिछड़े हुए गाँव हैं वहाँ पे आज भी आपको जाति प्रथा देखने को मिलती है, और जातिगत भेदभाव देखने को कहीं ना कहीं कम मिले, लेकिन मिलेगा जरूर, होता है ऐसा। आगे देखो, समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया है, लेकिन समाज ने कभी भी उनको अपना नहीं माना, उनको खुद से दूर रखा। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, उनके साथ भेदभाव होता है। ये B.R. अम्बेडकर बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, मद्रास के एक सदस्य थे जिनका नाम था जे नागप्पा। इन्होंने क्या कहा समझिए, ये कहते हैं हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं, पर अब और कष्ट उठाने को हम तैयार नहीं हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हमें हो गया है, हमें मालूम है कि अपनी बात हमें कैसे मनवानी है। ठीक है, नागप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से जो हरिजन है, जो निचली जाति के हैं, वो अल्पसंख्यक नहीं है। आबादी में उनका 20 से 25% का की हिस्सेदारी है। उनकी पीड़ा का जो कारण है वो ये नहीं है कि उन्हें बाकायदा समाज और राजनीति से हाशिए पे रखा गया है, उसका कारण उनकी संख्यात्मक महत्वहीनता भी नहीं है। उनके पास ना तो, उसका कारण कहते हैं, ना तो इनके पास अच्छी शिक्षा है, ना ही शिक्षा तक इनकी पहुंच है, ना ही इनकी शासन में हिस्सेदारी है। तो ये इसका मेन कारण है जिसकी वजह से इनकी जो स्थिति है वो बेकार है। ठीक है, अब देखो, संविधान सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रांत के श्री KJ खंडेलकर, नाम याद रखना। अब देखो, सभी लोगों ने अपने अलग अलग तरीके के विचार रखे हैं, इनको देखो। तो जो KJ खंडेलकर थे, इन्होंने कहा कि हमें हजारों साल तक दबाया गया, हजारों साल तक हमारे साथ भेदभाव हुआ। ठीक है, इस हद तक दबाया गया कि हमारा दिमाग, हमारा शरीर अब काम नहीं करता है। अब हमारा हृदय, हमारा जो दिल है, हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है, ना ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं। और यही हमारी स्थिति है कि आज हमारी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, आगे देखो, बंटवारे की हिंसा के बाद बंटवारे की हिंसा के बाद तक अंबेडकर पृथक निर्वाचिका की बात करते थे। ठीक है, उससे पहले तक करते थे, लेकिन जब बंटवारे में बहुत ज़्यादा हिंसा मारकाट हुई, अंबेडकर ने इसको देखा तो उन्होंने इसकी मांग करनी बंद कर दी। संविधान सभा ने अंततः ये सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा, यानी छुआछूत को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। हिंदू मंदिर में सभी जाति के लोगों के लिए खोल दिया जाएगा,
कोई किसी भी जाति का हो वो हिंदुओं के मंदिर में जा सकता है। निचली जाति के जो लोग हैं उनको विधायिका में और सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का मानना था कि इससे भी सारी समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी, ठीक है, इतना कर दिया हमने, ये तो हम कानून में भी कर देंगे ऐसा ऐसा, लेकिन इससे भी सारी समस्या हल नहीं हो पाएंगी। कहते हैं कि सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून बनाकर खत्म नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही, क्योंकि समाज की सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जो सोच है वो थोड़ी बदल जाएगी, वो तो उनको ऐसे ही करेंगे। तो कहते हैं कि लोगों की सोच में हमें बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, राज्य की शक्तियां। तो देखिए संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति मिलनी चाहिए या राज्य सरकार को। आपको याद होगा आपने क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर है संघवाद, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। संघवाद में केंद्र सरकार राज्य सरकार दो प्रकार की सरकारों का जिक्र मिलता है, केंद्र सरकार की क्या शक्तियां हैं, राज्य सरकार की क्या शक्तियां हैं, ये मिलता है ना। तो ये इस पे बहुत बहस हुई। कुछ लोग ऐसे थे कहते थे भाई केंद्र सरकार को ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, इसको ज्यादा शक्ति दो। लेकिन कुछ ऐसे होते थे कहते थे भाई राज्य सरकार को ज्यादा शक्ति दो, राज्य सरकार ताकतवर होनी चाहिए, ठीक है। आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइए। आगे देखो, आगे देखो फिर क्या क्या होता है। तो जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उसमें नेहरू भी थे। नेहरू भी चाहते थे कि केंद्र हमेशा ताकतवर होना चाहिए। क्यों भाई, उसके पीछे रीजन भी है, कई सारे रीजन आगे देखेंगे। देखो संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम पर नेहरू ने जो पत्र लिखा था उसमें इन्होंने कहा था कि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, विभाजन अब होकर ही रहेगा, होएगा, और एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था, अगर मान लो विभाजन होगा और केंद्र की सरकार हमारी दुर्बल होगी, कमजोर होगी, उसको कम शक्ति होगी, तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए हानिकारक होगा। ऐसे में केंद्र जो है शांति स्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं समन्वय नहीं कर पाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारा देश जो है वो कमजोर हो जाएगा। ऐसा इन्होंने कहा था और ये बिल्कुल सही कहा था, केंद्र मजबूत होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, फिर 3 प्रकार की सूचियां, ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा पॉलिटिकल में। फिर अब जब बात चल रही थी कि केंद्र सरकार को कितनी शक्ति मिले, राज्य सरकार को कितनी शक्ति मिले, तो ये सूचियां बनाई जाती हैं। फिर अब केंद्रीय सूची का मतलब क्या है, इसमें ऐसे विषय होते हैं, यानी इसमें वो विषय होते हैं जिसमें केंद्र की सरकार कानून बनाती है। जैसे हमारा डाक हो गया, ठीक है, हमारा बैंकिंग हो गया, हमारी मुद्रा हो गई, रक्षा विभाग हो गया, जो हमारे केंद्रीय मुद्दे हैं इन सब पे केंद्रीय सूची में रखा गया है, यानी इस पे केंद्र की सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में जैसे राज्य की पुलिस हो गई, ठीक है, शिक्षा भी हो जाती है, अन्य भी चीजें हो जाती है, शराब वगैरह, इन सब पे क्या होता है, राज्य की सरकार कानून बनाती है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर उन पे विवाद हो जाए तो केंद्र की सरकार का बनाया हुआ कानून ही माना जाता है, ठीक है। तो ये बातें थी। आगे देखो, केंद्र बिखर जाएगा। अब भाई इसका क्या मतलब है केंद्र बिखर जाएगा, इसको देखते हैं। तो राज्य के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत जो की थी वो मद्रास के एक सदस्य थे, इनका नाम था के संतनम। इन्होंने कहा था न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है, ठीक है, केंद्र सरकार के सपोर्ट में थे। और ये दलील एक जिद सी बन गई है, लिखते हैं कि एक दलील जिद सी बन गई है कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वो मजबूत हो जाएगा। संतनम कहते हैं कि ये गलत फहमी है, अगर केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी होगी तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसे कुछ जिम्मेदारी की कमी करना, यानी उसकी जो जिम्मेदारी है उसको कम करके राज्यों को सौंप दिया जाना चाहिए, ठीक है। और केंद्र अगर हम उसको राज्यों को सौंप देंगे तो केंद्र ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। जहां तक राज्यों का सवाल है, संतनम का मानना था कि शक्तियों का जो मौजूदा वितरण है, आज के समय में जो शक्तियों का बांटा हुआ है, कहीं ना कहीं इसको पंगु बनाएगा, यानी कि इसको कमजोर बना देगा। फिर कहते हैं कि भाई राजकोषीय प्रावधान में भी देखें तो उसको भी खोखला कर देगा, क्योंकि जो टैक्स होता है ना, टैक्स होता है, सबसे ज्यादा जो टैक्स होता है वो केंद्र सरकार के पास आता है, राज्य सरकार के पास जो टैक्स होता है वो कम होता है, ठीक है। अब ये कहते हैं यदि मान लो राज्यों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो राज्यों का विकास कैसे करेंगे, सोचो। ऐसे में कहते हैं कि मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें राज्यों को आकर केंद्र से ये कहना पड़े कि मैं अपने लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं साफ सफाई नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे सड़कों में सुधार नहीं कर पा रहा हूं मैं, मुझे कृपया खैरात दे दीजिए, यानी मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। तो ये कहते हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि जो टैक्स का ज़्यादा पैसा केंद्र के पास जाता है तो कुछ पैसा राज्यों के पास भी जाना चाहिए, नहीं तो राज्य जो होता है वो डिपेंड हो जाएगा केंद्र पे, उसको जरा जरा सा कोई काम कराना होगा तो वो केंद्र से पैसा मांगेगा, ठीक है। आगे देखो, कहते हैं कि बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दें
और एकल व्यवस्था स्थापित करें। ये तो संघीय व्यवस्था के खिलाफ हो गए, एकल व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आज हमें एक शक्तिशाली यानी एक ताकतवर सरकार की आवश्यकता है। आगे देखो, प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी कहीं ना कहीं बहस हो गई। जब लोगों ने कहा ना कि राज्यों को भी ज्यादा शक्ति होनी चाहिए, तो बहुत तीखी बहस चली। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों पर रेखांकित किया जा चुका था, क्योंकि भाई शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए किसी भी देश में। अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट आया था, उसमें हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। सड़कों पर हो रही जो हिंसा है, मान लो अगर कभी सड़क पे हिंसा हो रही हो, देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हो, अगर केंद्र मजबूत होगा तो उसको रोक पाएगा, केंद्र मजबूत नहीं होगा तो फिर कैसे रोक पाएगा। ठीक है, इसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्य जो थे वो बार बार ये कह रहे थे कि केंद्र की शक्ति में इजाफा होना चाहिए ताकि वो सांप्रदायिक दंगों को, हिंसा को रोक सके। यानी कि कहने का मतलब है ज्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। प्रांतों के लिए अगर शक्ति ज्यादा की डिमांड करोगे तो इसमें फिर गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए, प्रांतों को ज्यादा शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, संयुक्त प्रांत के एक सदस्य थे जिनका नाम था बालकृष्ण शर्मा। इन्होंने विस्तार से इस बात पे चर्चा की और प्रकाश डाला कि शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए ताकि वो देश के हित में योजना बना सके, देश को जो संसाधन है वो उपलब्ध करा सके, एक अच्छी शासन व्यवस्था चला सके, ठीक है, देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। तो इसलिए शक्तिशाली केंद्र चाहिए। इस पर बहुत बहस चली थी। अब केंद्र और राज्य का तो चलो सुलझ गया, सबसे ज्यादा जो विवाद हुआ था वो होता भाषा पे। अब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत भाषा बोली जाती है। यहाँ हिंदी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, ठीक है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है। तो भाषा को लेके विवाद होना था। अब यहाँ पे समस्या आ रही थी कि राष्ट्रभाषा क्या बनाई जाए। ठीक है, यानी एक नेशनल लैंग्वेज अगर हम बनाते हैं तो राष्ट्रभाषा किसे बनाते हैं। अगर मान लो कुछ लोग थे वो कहते थे हिंदी को बना दो। अगर मान लीजिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देंगे तो क्या भारत में ये चीज़ कामयाब हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों कामयाब नहीं हो पाएगी? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हिंदी पूरी जगह, मतलब हर जगह थोड़ी बोली जाती है। अगर आप साउथ में जाते हो तो वहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोली जाती है, वहाँ तो लोग हिंदी समझ भी नहीं पाएंगे। तो अगर तमिल को बना दें राष्ट्रभाषा तो भाई हिंदी वाले नहीं समझ पाएंगे। तो भारत में समस्या थी, किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी सरकार ने क्या करा, इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो, संविधान सभा के भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक चर्चा चली, बहुत बहस हुई, तनातनी रही। 30 के दशक तक कांग्रेस ने मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देंगे। अब आपने हिंदी सुना होगा, इंग्लिश सुना होगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, बहुत सारी भाषा आपने सुनी होगी। आपने कभी हिंदुस्तानी सुनी है? हिंदुस्तानी का क्या मतलब है भाई? ये एक भाषा थी। भाषा कैसी थी? ये दो भाषाओं से मिलकर बनी थी। एक हो जाती है हिंदी और एक हो जाती है उर्दू। इन दोनों के मिलने से कहीं ना कहीं, हिंदी और उर्दू के मिलने से बनती है एक भाषा जिसको हिंदुस्तानी कहा जाता है, जिसमें हिंदी के भी शब्द होते हैं, उर्दू के भी शब्द होते हैं, इसको हिंदुस्तानी कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे वो भी ये मानते थे कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे लोग आसानी से समझ सकें। और हिंदी और उर्दू के मेल से जो हिंदुस्तानी बनी है वो भारत में बड़े हिस्से में बोली जाती है। तो ज़्यादातर लोग जो थे वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी को बना दिया जाए। ये विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई भाषा है। महात्मा गांधी को लगता था कि बहु सांस्कृतिक भाषा जो है वो अलग अलग समुदायों के बीच में संचार के लिए एक बेहतर साबित हो सकती है। ठीक है, वे हिंदू और मुसलमानों के उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। लेकिन 19वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में अगर हम देखें तो हिंदुस्तानी जो थी वो धीरे धीरे बदल रही थी। क्या क्या बदलाव आ रहा था? क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। अब हिंदू मुस्लिम जब दंगे हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे, तो हिंदुस्तानी भी अलग जा रही थी। यानी हिंदी से उर्दू वाले शब्दों को निकाल निकाल के फेंका जा रहा था और संस्कृत के करीब लाया जा रहा था। ऐसे ही उर्दू जो थी वो फारसी के नज़दीक जा रही थी। तो कहीं ना कहीं भाषा में भी राजनीतिक विवाद देखने को मिला। अब हिंदी की हिमायत, यानी ज़्यादातर लोग जो थे वो हिंदी को सपोर्ट करते थे। अब देखो यहाँ पे आरवी धुलेकर जो थे बहुत कट्टर थे अपनी भाषा को लेकर, और इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोलते थे ये कि पूरी
जो सभा होती थी वहां पे बहस हो जाती थी, चर्चा हो जाती थी, मतलब ऐसी बातें बोलते थे जो किसी को भी बहुत बुरी लग जाए। इनका बोलने का तरीका भी कुछ ऐसा था। अब समझिए क्या कहते हैं। धुलेकर ने इस बात का खूब पुरजोर शब्दों में ये आवाज उठाई कि हिंदी जो है हमारी, इसको संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। और जब किसी ने कहा कि सभा के सारे मेंबर तो हिंदी को नहीं जानते हैं, तो धुलेकर ने क्या कहा समझिए, ठीक है। इन्होंने बोला कि संविधान हिंदी में बनना चाहिए। सबने बाकी उसमें, अब देखो उसमें तमिल वाले लोग भी हैं, तेलुगु वाले लोग भी हैं, अलग अलग लोग हैं, सब हिंदी नहीं जानते हैं। तो अब किसी ने कहा कि भाई सारे तो हिंदी नहीं जानते, तो धुलेकर ने देखो क्या जवाब दिया। धुलेकर कहते हैं इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और अगर वो हिंदुस्तानी नहीं जानते तो इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं है, वो तो इस सभा के सदस्य बनने के लायक नहीं है, उन्हें यहां से चले जाना चाहिए, ठीक है। जब उन्होंने ऐसी कमेंट कर दी तो इस कारण सभा में हंगामा हो गया, लोगों ने बहुत विरोध करा, ठीक है, बहुत विरोध करा। धुलेकर जो थे अपना भाषण हिंदी में देते रहे, वो रुके नहीं। फिर नेहरू ने क्या करा, कहीं ना कहीं बीच बचाव करा, तो उससे थोड़ी सी शांति बनी। लेकिन भाषा का सवाल जो था 3 साल तक चलता रहा, ठीक है। लोगों इस मुद्दे पे मतलब बहुत बहस चलती रही। आगे देखते हैं। 3 साल बाद 13 सितंबर 1949 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर ने फिर से भाषण दिया और फिर से इन्होंने तूफान मचा दिया। ऐसा क्या बोल दिया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कहा कि संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और हिंदी के विरोधियों के बीच में जो गतिरोध पैदा हुआ था उसको तोड़ने का एक फॉर्मूला निकाल लिया है। यानी कि देखो कुछ लोग थे जो हिंदी को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदी का विरोध कर रहे थे। तो समिति ने क्या करा, इसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया। सॉल्यूशन क्या निकाला, समझिए पहले इसको। समिति ने ये सुझाव दिया कि जो देवनागरी में लिखी जाती है जो हमारी हिंदी, इसको हम राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा बना देते हैं, ठीक है। यानी राष्ट्रीय भाषा की जगह राजभाषा बना देते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा में क्या फर्क होता है। राष्ट्रीय भाषा किसी देश की एक नेशनल लैंग्वेज होती है। भारत की नेशनल लैंग्वेज बना पाना इम्पॉसिबल है। किसी भी एक भाषा को भारत की नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। अब आप मान लो मैं कहूँ कि हिंदी को बना दो, तो तमिल वाले विरोध करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी का सोल्यूशन निकाला कि राजकीय भाषा बना देते। राजकीय भाषा यानी जो सरकारी कामकाज की भाषा है, सरकारी कामकाज जो होगा हमारा, कार्यालय वाला कामकाज होगा, वो हम हिंदी में कर लेते हैं ना, ऐसा इन्होंने कहा। तो इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमको धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, एकदम से तो नहीं बना सकते। इन्होंने बोला कि शुरू के 15 साल तक हम सरकारी काम जो है अंग्रेजी में कर लेते हैं और प्रांतों में जो लोकल मतलब एक सारे फॉर्म आपको इंग्लिश में मिलेंगे। अगर आप तमिलनाडु में जाते हो जहाँ तमिल बोली जाती है तो वहाँ पे भी इंग्लिश में फॉर्म मिलेगा और वहाँ पे उसकी लोकल लैंग्वेज तमिल में भी फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि सरकारी कामकाज जो प्रांतों की भाषा है उसमें भी होता रहेगा, लेकिन नेशनल लेवल पे देखें तो इंग्लिश में भी यूज होगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम अगले 15 साल तक ऐसा कर लेते हैं। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई विशेष क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार हो रहेगा, ठीक है। संविधान सभा की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की जगह में राजभाषा कहकर कहीं ना कहीं लोगों को शांत करने, उनकी भावनाओं को शांत करने का प्रयास किया। लेकिन आपको क्या लग रहा है, धुलेकर शांत होने वाले हैं? तो धुलेकर शांत होने वाले नहीं थे। धुलेकर ने बीच बचाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे। वो चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, ठीक है। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। धुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी की को मेन राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। इनका इन्होंने मजाक बनाया। फिर कहते हैं, महोदय इस बात पर मेरे से ज्यादा खुशी, ठीक है, किसी और को नहीं होगी कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी को एक रियायत दी गई है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं, ऐसा ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। बहुत सारे सदस्यों को धुलेकर की बात करने का जो अंदाज था वो पसंद नहीं था, क्योंकि ये बहुत खुलकर बोलते थे और बहुत तीखा बोलते थे। तो इनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने भी कई बार टोक कर इनको कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। लेकिन धुलेकर ने क्या करा, वो अपने अंदाज में बोलते रहे, वो सुनते नहीं थे किसी की। नेक्स्ट है वर्चस्व का भय।
धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास की एक महिला हैं जिनका नाम है श्रीमती जी दुर्गाबाई, इन्होंने भी इस पे चिंता की। इन्होंने क्या कहा, देखो ये कहती है, अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल था लगभग सहमति तक पहुंच गया है। अचानक इस पे विवाद भी बहुत हो गया है, चाहे ये सही हुआ हो या गलत। गैर हिंदी भाषी इलाके के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि ये झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का रवैया असल में राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत के अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। तो यहाँ पे देखो ये क्या कहना चाह रही हैं, ये कहना चाह रही हैं कि चलो कोई बात नहीं, जहाँ तक पहुंचा मुद्दा ठीक है, लेकिन ये इन्होंने क्षेत्रीय बात भाषा की बात कर दी है, क्योंकि भाई दक्षिण भारत से हैं तो दक्षिण भारत में तमिल तेलुगु बोली जाती है। इसके बारे में इन्होंने थोड़ी सी हिंट दे दी। आगे देखो क्या होता है। दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण जो है वहां पे हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है, वहां पे नहीं लोग मानते हिंदी को। तो दुर्गाबाई ने पूछा कि शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध ये आक्रामकता देख हैरान हूं। दुर्गाबाई कहती है कि हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार की है, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा है, उर्दू के शब्द निकाले जा रहे हैं। तो इस चीज को लेकर इन्होंने विरोध करा था। कहते हैं हिंदुस्तानी जो है उसमें एक साझा संस्कृति आ जाती है, कई सारे शब्द आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर ये दुखी थी, उन्होंने बताया। बंबई के एक सदस्य थे जिनका नाम था शंकर राव देव। इन्होंने कहा कि कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के अनुयायी होने के नाते हिंदुस्तानी को राष्ट्र की भाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन चेतावनी देते हैं कि अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर कोई संदेह पैदा हो, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर मद्रास के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार। इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए बहुत सावधानी से करो। यदि आक्रामक होकर काम करोगे तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। चाहे लोगों का भय निराधार ही क्यों ना हो, उनको शांत किया जाना चाहिए, ठीक है। लोगों की करवाहट जो है वो उनके मन में रह जाएगी अगर शांत नहीं करोगे, ठीक है। सबको साथ रहना चाहिए, मिलकर राष्ट्र के लिए भाषा को तय करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इन्होंने इस तरीके की बातें की। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा ये चैप्टर, इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें सबकी स्टेटमेंट है, आपको सबकी स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी, किसने क्या कहा। आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखोगे या एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूजर नेम है, इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं आज की वीडियो को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।